आज राजावत क्लासेस आपके लिए एक नई शुरुआत करने वाली है, और जो कि बिल्कुल समानता कक्षा 10 के विद्यार्थी, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गणित का जो कोर्स है वो पूरा इस पे मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित। बीजगणित में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? नंबर 1 बहुपद, नंबर 2 दो चर वाले रैखिक युग्म, नंबर 3 द्विघात समीकरण, नंबर 4 समांतर श्रेणी। इतने सारे चैप्टर हम यूपी बोर्ड में जो कक्षा 10 में गणित का जो पेपर होता है उसमें बीजगणित में इतने सारे चैप्टर आते हैं। बहुपद, दो चर वाले रैखिक युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो हम शुरू करते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी बातें आज हम बहुत ही ज़्यादा डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? जैसा कि आपको इस शब्द से ही पता चल रहा होगा, बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और पद का मतलब होता है बहुत सारे पद। तो बहुत सारे पदों से मिलकर जो समीकरण बनता है उसको हम बोलते हैं बहुपद। इसकी जो परिभाषा होती है, बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। यह एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर एवं स्थिरांक होते हैं, जिसमें चर एवं स्थिरांक होते हैं, और जो चर होता है, चर की घात, जो चर की घात होती है वह एक पूर्ण संख्या होती है। उदाहरण, x+2 x² माइनस 7x+5। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ये बहुपद के उदाहरण हो सकते हैं। अब हम इसके बाद जानेंगे कि बहुपदों से संबंधित कुछ मुख्य बातें। तो हेडिंग लगाते हैं, बहुपदों से संबंधित कुछ मुख्य बातें। नंबर 1, सबसे पहले हम जानेंगे चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। चर एक होता है बहुपदों में प्रयोग होने वाले अक्षर चर कहलाते हैं। जैसे आपने कोई भी बहुपद देखा होगा, उसमें जो भी अक्षर यूज होते हैं, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा, ये जो भी अक्षर यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं चर। उदाहरण, एक्स वाई जेड। कोई भी बहुपद होगा, एक्स का होगा, वाई का होगा, जेड का होगा, उसमें जो भी अक्षर होते हैं उसको बोलते हैं चर। नंबर दूसरी बात, गुणांक।
गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। गुणांक क्या होता है? चर के साथ गुणा होने वाली संख्याओं को गुणांक कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी जैसे चर होगा, कोई भी चर, मैंने लिखा 2x, इसमें यहां पर चर क्या है? x, इसमें कितने का गुणा हुआ? 2 का, तो 2 इसमें क्या हुआ? इसका गुणांक। इसमें x का गुणांक कितना है? 2। अगर मैंने आपसे लिखा -x, इसमें चर क्या है? x, और इसमें कितने का गुणा हुआ? -1 का। देखो 1 का अगर हम x में गुणा करें तो 1x ये लिखा नहीं जाता है, बीज गणित में 1 को नहीं लिखा जाता है। आप उसमें अंक गणित में देखोगे तो अंक गणित में 1 को दिखाया जाता है, तो यहाँ पर 1 को न दिखा के ऐसा लिख देते हैं -x, तो यहाँ पर कितने का गुणा हुआ? -1, तो -1 इसका क्या बन जाएगा? गुणांक। तो मुझे लगता है कि आपको गुणांक समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद आता है स्थिरांक। स्थिरांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, सॉरी कांस्टेंट। स्थिरांक क्या होता है? वे संख्याएं जो कभी नहीं बदलती, उन्हें हम स्थिरांक कहते हैं। उदाहरण 2, -3, 4, ये कभी नहीं बदलती। वे संख्याएं जो कभी नहीं बदलती उनको हम क्या बोलते हैं? स्थिरांक या कांस्टेंट। बहुपदों से संबंधित कुछ मुख्य बातों में सबसे पहले हमने पढ़ा चर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। बहुपदों में प्रयोग होने वाले अक्षर को चर कहते हैं, उदाहरण x, y, z। इसके बाद हमने पढ़ा गुणांक। गुणांक क्या होता है? चर के साथ गुणा होने वाली संख्याओं को गुणांक कहते हैं। उदाहरण हो गया 2x, 2x में x आपके पास चर है, इसमें 2 का गुणा हुआ है तो 2 इसका गुणांक हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा स्थिरांक, तो स्थिरांक होता है तुम्हारा कांस्टेंट। वे संख्याएं जो कभी नहीं बदलती उन्हें हम बोलते हैं स्थिरांक। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जिसको भी लिखना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हटा जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे लगता है कि सबने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण, अगर हम बहुपदों के वर्गीकरण की बात करें तो ये 2 टाइप से होता है। नंबर 1, पदों के आधार पर। नंबर 2, घात के आधार पर। पदों के आधार पर देखें तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक पदीय बहुपद। नंबर 2, द्विपदीय बहुपद। नंबर 3, त्रिपदीय बहुपद। अगर हम एक पदीय बहुपद की बात करें तो जिसमें एक पद होता है उसे हम बोलते हैं एक पदीय बहुपद। उदाहरण की बात करें इसके तो मैंने जैसे लिख दिया x, ये एक पदीय बहुपद है। 2x, ये भी एक पदीय बहुपद है।
इसके बाद हम दो पदीय बहुपद की बात करें तो इसका मतलब होता है जिसमें दो पद हो। उदाहरण 2x+1, 3y + 5, ये सब के सब दो पदी बहुपद हैं। एक पद दो पद, एक पद दो पद, तो ये कैसे हो गए? द्विपदीय बहुपद। इसके बाद हम त्रिपदीय बहुपद की बात करें तो जिसमें तीन पद हों, जिसमें तीन पद हों वो तीन पदीय बहुपद हो जाएगा। उदाहरण हो गया, उदाहरण की बात करें x + y + z या a + b + c, ये सब के सब आपके क्या हो गए? तीन पदीय बहुपद। एक दो तीन पद तो त्रिपदीय बहुपद, एक और दो दो पद तो द्विपदीय बहुपद। ये केवल एक ही पद लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे हम एक पदीय बहुपद। तो ये हम बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो हमने पहले प्रकार से ये पढ़ा हुआ है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर तीन प्रकार के बहुपद होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे घात के आधार पर बहुपदों की व्याख्या कैसे। यहां पर हमने देखा है घात के आधार पर लिखा है मैंने, तो कुछ बच्चे सोच रहे हो घात क्या होता है सर जी। तो सबसे पहले हम समझ लें घात क्या होता है। किसी भी बहुपद की घात को अगर पता लगाना है, घात का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पावर या एक्सपोनेंट। अगर मैंने कोई बहुपद लिखा है, जैसे मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया x², ये आपका x² मैंने लिख दिया है। अभी केवल ये एक पद है तो एक पद ये बहुपद हो जाएगा। अगर मैं इसकी घात की बात करूं तो इसमें कितने घात है? दो। अगर मैं इसकी घात की बात करूं कितनी है? दो। घात का अगर सामान्यता मतलब देखें तो घात ये बताती है कोई भी चर कितनी बार लिखा हुआ है। यहां पर चर क्या है हमारे पास? यहां पर हमारे पास x जो है वो तुम्हारा चर है। चर बोले तो वेरिएबल। यहां पर जो चर है x को कितनी बार लिखा गया? तो x को अगर हम देखें तो ये पहले ऐसे लिखा गया होगा x गुणा x। सब पे एक एक घात है, तो आपने 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, 9वीं कक्षा में, कि जब बेस बराबर होते हैं तो जो घात होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो एक और एक कितना हो जाएगा? दो। तो तभी यहाँ पर x² हुआ। तो घात कितनी हो गई? दो। किसी के भी घात पता लगाना है तो उसकी जो चर जितनी बार लिखा गया होगा वो इसकी घात हो जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर देखें तो पहला होता है तुम्हारा रेखीय। रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद होता है जिसकी घात एक हो वो तुम्हारा रेखीय बहुपद बन जाएगा। उदाहरण x+4। x+4 अगर मैंने लिखा है तो इसमें कितनी घात है? दोनों पे देखें तो एक एक घात है। तो अगर घात एक है, कोई भी बहुपद हो तो वो तुम्हारा कैसा कहलाएगा? रेखीय बहुपद। अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें तो आता तुम्हारा द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब जैसे ही शब्द से पता चल रहा है कि इसकी घात कितनी होगी? दो। किसी भी बहुपद की अगर घात दो है तो वो क्या बन जाएगा? द्विघातीय बहुपद। उदाहरण x की घात 2, 5x + 7, मैंने ऐसे लिख दिया। तो इसमें इस बहुपद में देखें तो इस पे घात 2 है, इस पे घात 1 है, इस पे भी घात 1 है। तो इस बहुपद की जो घात हो गई वो कितनी होगी? 2। इसको हम पता लगाएंगे उसकी घात से, और जो इसकी अधिकतम घात होगी उसी हिसाब से बहुपद को हम बताएंगे कौन सा बहुपद है। इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 2। तो इसलिए ये कौन सा बन गया? द्विघातीय बहुपद। इसके बाद अगर हम देखें तीसरे नंबर पे त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का मतलब जिसकी घात 3 हो वो त्रिघातीय बन जाएगा। उदाहरण के लिए 2x की घात 3, 3x², 4x + 5। इस बहुपद में आप देखो तो अधिकतम घात कितनी दिख रही? 3। तो इसलिए ये बन जाएगा त्रिघातीय बहुपद। चौथे नंबर की अगर हम बात करें चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद का मतलब है कि जिसकी घात 4 होगी वो तुम्हारा चतुर्थ घातीय बहुपद हो जाएगा। उदाहरण x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1
प्लस 3 ऐसे लिख दिया मैंने। इस पूरे बीजीय व्यंजक में इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 4, तो इसीलिए ये बन जाएगा चतुर्घातीय बहुपद। उसके बाद 5वें नंबर की बात करें, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, पंचघातीय बहुपद। पंचघातीय बहुपद का मतलब जिसकी घात 5 हो, जिसकी घात 5 होती है उसको बोलते हैं पंचघातीय बहुपद। अगर हम उदाहरण देखें, x की घात 5, x की घात 4, माइनस 3x की घात 2 और 2x की घात 1 और प्लस 5, इस पूरे व्यंजक में देखो तो इसकी घात कितनी है, अधिकतम 5, इसलिए बन जाएगा पंचघातीय बहुपद। तो इस प्रकार हमने बहुपदों का वर्गीकरण पढ़ा। 2 प्रकार से वर्गीकरण होता है, पदों के आधार पर, घात के आधार पर। पदों के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद होता है जिसमें एक पद हो, द्विपदीय बहुपद होता है जिसमें 2 पद हो, त्रिपदीय बहुपद होता है जिसमें 3 पद। और वहीं अगर हम घात के आधार पर देखें तो घात के आधार पर 5 प्रकार के बहुपद देखने को मिलते हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद, जिसकी घात 1 हो वो रेखीय कहलाता है। उदाहरण मैंने लिखा x+4, इसकी घात 1 है इसलिए ये रेखीय बहुपद हो गया। दूसरे नंबर पर देखें तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो वो तुम्हारा बन जाएगा द्विघात बहुपद। यहाँ पर उदाहरण के लिए x² + 5x + 7 लिखा, इसकी अधिकतम घात 2 थी इसलिए ये बन गया द्विघातीय बहुपद। उसके बाद देखें त्रिघातीय बहुपद, जिसकी घात 3 होगी वो तुम्हारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। उदाहरण के लिए 2x की घात 3 + 3x की घात 2 + 4x + 5, इस पूरे बहुपद में देखें तो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3, इसलिए ये बन गया त्रिघातीय बहुपद। उसके बाद चतुर्घातीय बहुपद देखें, जिसकी घात 4 होगी वो चतुर्घातीय बहुपद हो जाएगा। उदाहरण x की घात 4 + x की घात 3 + x की घात 2 + x + 3, इस पूरे बहुपद में इसकी अधिकतम घात कितनी है, 4, इसलिए ये बन जाएगा चतुर्घातीय बहुपद। उसके बाद हम देखें पंचघातीय बहुपद, जिसकी घात 5 होगी वो पंचघातीय बहुपद हो जाएगा। उदाहरण के लिए x की घात 5 + x की घात 4 - 3x² + 2x + 5। तो यहाँ हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपने मेन सिलेबस पे। ये था बेसिक कंसेप्ट जो बताना जरूरी था, जब तक आपको ये नहीं आएगा तब तक आपको सवाल नहीं आ सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कि जो पेपर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और जो हमारी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं उनमें जो एक्सरसाइज होती है उनमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि आपको क्या पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले बहुपद के शून्यांक, मतलब किसी भी बहुपद के शून्यांक को कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम देखेंगे। कोई भी बहुपद हो उसके शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं वो देखेंगे। आपने 9वीं कक्षा में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कोई भी आपको बहुपद दे दिया जैसे 22 + 5, 22 + 5 ये कैसा बहुपद है, आप कमेंट में लिख के बताएं कुछ बच्चे कि 22 + 5 ये कैसा बहुपद है। तो अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि किसी भी बहुपद को अगर आपको पता लगाना है कि ये कौन सा बहुपद है तो उसकी सबसे पहले घात देख लो। इसमें देखें तो एक एक घात है, तो अगर किसी भी बहुपद की घात 1 होती है तो वो आपका कौन सा बहुपद होता है, रेखीय बहुपद। तो ये कौन सा है, रेखीय बहुपद। अगर हम इसमें देखें हमें फाइंड करना है इसका शून्यांक, तो 9वीं कक्षा में बताया जाता था अगर हमें रेखीय बहुपद है उसका शून्यांक पता करना है तो बराबर में 0 कर दो। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, -5, -5। तो इस बहुपद का जो शून्यांक होगा वो -5 होगा। कितना होगा, -5। लेकिन ये तो चलो ठीक है, रेखीय बहुपद दे दिया तो हमने शून्यांक कैसे ज्ञात कर लिया, लेकिन हमारे पास द्विघातीय बहुपद आ गया, उसका शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे वो हम देखते हैं। तो अगर हम द्विघातीय बहुपद का देखें, सबसे पहले द्विघात बहुपद जो हमने अभी सीखा है क्या होता है, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसका जो मानक समीकरण होता है सबसे पहले वो देख लो। इसका जो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c, ये होता है, ठीक है। यहां पर हम देखें c तुम्हारा होता है स्थिरांक जिसको बोलते हैं कांस्टेंट, और a और b इसके क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं। अब यहाँ पर हम देखें इस बहुपद के मुझे पता करने हैं कि शून्यांक कैसे पता करें, कि इस बहुपद के शून्यांक कैसे होंगे। तो मैं एक आपको सवाल करके बताता हूँ इसी पे बेस्ड। जैसे मैंने लिखा x² -
7x प्लस 12, ये एक द्विघात बहुपद है। अगर मुझे इसके शून्यांक पता करने तो मुझे इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड कैसे? मैंने आप अपनी पहली वीडियो में गुणनखंड करने की एक बहुत ही अच्छी विधि बता रखी है, बहुत अच्छा मेथड बता रखा है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके चैनल पे देख लें, और अगर जो लोग बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो वो यहाँ भी समझ सकते हैं। सबसे पहले इसको हम बेसिक मेथड से करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसके गुणनखंड करने, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो 12 है, 12 कांस्टेंट है, तुम्हारा स्थिरांक है, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसका जो गुणांक है वो कितना? 1। तो 12 का 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि यहाँ पर जो मध्य में लिखा हुआ है x का गुणांक -7 ये मिल जाए। 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि आपको -7 मिल जाए। तो हमें पता है 12 के गुणनखंड होते हैं, 12 का अगर हम देखें 6 दूनी 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, 12 एकम 12 होता है। अब तीनों में आपको ये देखना है कि कौन से मान लेकर हमें 7 मिल रहा है। कैसे? अगर हम 6 और 2 को देखें, 6 और 2 को अगर आप जोड़ो तो आपको 8 मिलेगा, जबकि 7 मिलना चाहिए। 6 और 2 को अगर माइनस करो तो आपको मिलेगा 4, जबकि मिलना चाहिए -7। तो ये नहीं हो सकता। अब अगर हम 4 और 3 की बात करें तो 4 और 3 को जोड़ो तो कितना होता है? 7। तो संभावना यहाँ से बन रही है कि 7 मिल सकता है। तो लेकिन हमें लाना है -7। 12 और 1 को देख लो, 12 और 1 जोड़ोगे तो 13 होगा, जबकि 7 लाना है। 12 में से 1 घटाओगे तो 12 में से 1 घटाओगे तो 11 होगा, जबकि हमें -7 लाना है। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ से संभावना दिख रही है 4 और 3 से। तो 4 और 3 से हमें बनाना है 7। तो आप मुझे बताओ, अगर हम -4 और -3 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? -7, जबकि हमें -7 लाना, तो बिल्कुल सही बात है। और अगर -4 और -3 का अगर गुणा कर दिया तो आपको मिलेगा +12, जो कि हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब इसको लिखना कैसे? लिखने का तरीका, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है इसको। अब लिखने का तरीका क्या होता है? इसको लिखना कैसे? x² माइनस, हमने गुणनखंड ज्ञात किए थे 4x माइनस 3x प्लस 12। 4x, देखो इन दोनों को आप जोड़ो तो आपको मिलेगा -7x। 4 और 3 -7x मिल जाएगा, और आप इन दोनों का गुणा करा दो तो आपको मिल जाएगा 12, जो कि प्लस का लाना। तो यहाँ पर गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर 2 के पेयर बना लो। यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है? x। तो इसका इसमें जब भाग दोगे तो यहाँ पर x आ जाएगी, भाग में घातें घटती हैं, माइनस है तो माइनस, x का 4x में भाग दोगे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस के 3 कॉमन आ रहा है। इसका इसमें भाग करोगे कितना बचेगा? x। माइनस का प्लस में भाग करोगे क्या हो जाएगा? माइनस। 3 का 12 में भाग करोगे कितना हो जाएगा? 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हम यहाँ से और यहाँ से दोनों साइड से कॉमन देखें तो हमें दोनों साइड से x - 4 दिख रहा है, तो x - 4 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितना बचेगा अंदर? x। इसका इसमें भाग करोगे तो कितना बचेगा? -3। और ये हमारे पास गुणनखंड आ चुके हैं इस द्विघात बहुपद के। लेकिन हमें इसके शून्यांक फाइंड करने हैं, शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 0 से तुलना करानी पड़ेगी। तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो हमारे यहाँ पर शून्यांक मिल चुके हैं कितने? x के जो शून्यांक आएंगे वो कितने आएंगे? 4, 3। ये हमारे पास इसके शून्यांक आ चुके हैं। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई कि इसके शून्यांक कैसे फाइंड करते हैं। द्विघात बहुपद आपको पता हो तो उसके शून्यांक के लिए आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। अब पेपर में सवाल ये भी आता है कि शून्यांक ज्ञात करो, ये 1 नंबर में सवाल आता है। अब यहाँ पर 2 से 3 नंबर में सवाल कैसे पूछते हैं, वो आपसे पूछेंगे कि इसी द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो तथा शून्यांक तथा गुणांक में संबंध स्थापित करो। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे शून्यांक और गुणांक में, सर ने शून्यांक तो बता दिया लेकिन शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित करना नहीं बताया, तो वो भी देख लो। बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, इस पे बहुत सवाल आता है, बहुत बढ़िया सवाल आता है पेपर में। बहुपद के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध, जैसे द्विपद बहुपद जो होता है
उसका मानक समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c। अगर हम इसके शून्यांक और गुणांक में संबंध स्थापित करें तो सबसे पहले इसके शून्यांक हमें पता नहीं है, तो हमने माना अल्फा और बीटा शून्यांक हैं, ठीक है। तो शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब शून्यांकों का योग, शून्यांक हमारे पास हुए अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक। तो यहां पर देखो x का गुणांक क्या है, b, तो यहां पर हो जाएगा -b। x² का गुणांक मैंने शुरू में बताया था, गुणांक उसका जितनी बार गुणा हुआ वही उसका गुणांक होता है, तो a। तो यहां पर एक सूत्र ये बन जाएगा जो कि आपको सवाल में स्थापित करना पड़ेगा। फिर हम देखें शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर होगा स्थिरांक बटे x² का गुणांक। शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर स्थिरांक आपके पास क्या है, c, x² का गुणांक क्या है, a, तो ये बनेगा c/a। ये एक सूत्र बनेगा। अब इस पे संबंधित हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे ये तुम्हें शून्यांक तथा गुणांक में संबंध आपको अच्छे समझ में आ जाए। कैसे, सवाल हम लेते हैं, जैसे हमने सवाल लिया x² - 7x + 12। इसके हम सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड करो, तो गुणनखंड होंगे x² - 4x - 3x + 12। यहां दोनों साइड से पेयर बना के कॉमन करेंगे, तो यहां से कॉमन आएगा x, इसका इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा x, इसका इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा -4, यहां से कितना कॉमन आएगा -3, इसका इसमें भाग करोगे कितना हो जाएगा x, इसका इसमें भाग करोगे कितना हो जाएगा -4। यहां से दोनों साइड से अगर हम देखें कॉमन क्या आ रहा, x - 4 का इसमें भाग करो कितना बचेगा x, इसका इसमें भाग करोगे ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा -3। ये हमारे पास इसके गुणनखंड आ गए। क्योंकि हमें ज्ञात करना शून्यांक, तो इसको हमें 0 से तुलना कराना पड़ेगा, तो x - 4 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही x - 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हमारे पास शून्यांक आ गए 4 और 3। इसको हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 3। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको सूत्र बताया था, शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है तुम्हारा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान इसमें कितना है 3। यहां से b का मान देखो, b का मान यहां पर कितना है -7 और सूत्र में लगा माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 7। a का मान देखो, a का मान होता है जो x² का गुणांक होता है वही तुम्हारा a का मान होता है, तो यहाँ पर गुणांक है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 1 में 7 का भाग दोगे तो 7 ही आएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 बराबर 7। तो शून्यांकों का योग, तो हमने यहाँ संबंध स्थापित कर लिया। इसके बाद हम स्थापित करेंगे शून्यांकों का गुणनफल, जो कि सूत्र होता है c/a। कितना होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 4, बीटा का मान कितना है 3, c का मान, c तुम्हारा स्थिरांक होगा और a तुम्हारा होगा x² का गुणांक। तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो 12 बराबर बराबर, तो ये हो गया तुम्हारा गुणांक और ये हो गया तुम्हारा योग, दोनों ही स्थापित हो गए। ऐसे ही तुम्हें पेपर में सवाल करना है, पेपर में ऐसे ही सवाल आता है, बस आपको उसमें गुणनखंड करने आने चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर पाओगे। इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें आपकी इसमें प्रैक्टिस का वीडियो आएगा, और जिन बच्चों ने इससे पहले जो हमने आपको जो गुणनखंड
जो शून्यांक ज्ञात करने वाले जो मेथड होते हैं वो हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे विधि से बता रखे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूपी बोर्ड का हिंदी मीडियम के पूरी गणित अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई जाएगी और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जिसको भी पसंद आए तो वो लाइक करे, जिसको भी जो डाउट हो तो वो कमेंट करे, उसके कमेंट जरूर देखे जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।